Hello everybody, welcome to my YouTube channel. My name is Danish Khan and you are watching DK Tutorial, right? So I hope कि ये जो आपका मैंने जो वीडियो बना रहा हूँ ये है आपका एडवांस टेंस के ऊपर। एडवांस टेंस आप लोग यहाँ से कंप्लीट कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर किसी को भी थोड़ा सा टेंस में जरा भी अगर कोई डाउट है बेसिक चीजों को लेकर या इसके हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फॉर्म्स को लेकर, ठीक है ना, तो इससे पहले मैंने एक ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो बनाई रखी हुई है जिसके लिए बेसिक टेंस के ऊपर। तो पहले एक काम करना, आप लोग उसको वॉच कर लेना और उसके बाद इस वाली वीडियो पे आओगे तो आपको काफी ज्यादा ये हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, मैं यहाँ पे रेगुलर आपको चैप्टर्स तो करवा रहा हूँ, लेकिन एक और चीज मेरे पास में काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है। जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हुए हैं, चाहे तो वो मेरे इंदौर में हो या दिल्ली में हो या जहां पे जो भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में काफी ज्यादा डिमांड्स आ रही है कि सर, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपनी बनाई थी उसमें आपको एग्जाम के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ एडवांस के पोर्शन बताए थे, कुछ चैप्टर्स, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पोर्शन बताया था आपका वोकैब्स को लेकर। मेरे पास में काफी ज्यादा स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर वोकैब्स का सेशन, परेशान मत हो, बहुत जल्दी आपके लिए जो मैं वोकैब्स, जो मैं ट्रिक वाइज वोकैब्स जो मैं कराता था क्लासेस में, वो यहाँ पे आपको ऑनलाइन सब कुछ मिलेगा। बहुत जल्दी आपके लिए वोकैब्स जो मैं ट्रिक वाइज कराता था, बहुत जल्दी आपको वोकैब्स मिल जाएगा। और साथ ही साथ, क्योंकि देखो बेसिक इंग्लिश में कंप्लीट करने के लिए, एरर डिटेक्शन वगैरह के लिए आपको ग्रामर की जरूरत होती है, जो कि मैं ऑलरेडी करा रहा हूं। लेकिन आज के बैंकिंग एग्जाम में या जो भी अच्छे लेवल के एक एग्जाम है, वहां पर आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीअरेंजमेंट आता है। बिल्कुल परेशान मत होना, बस जल्दी से जल्दी आपके सामने रीअरेंजमेंट वगैरह के सेशन आने वाले हैं। बस कंटिन्यू रखना, कंटिन्यू सेशन को वॉच करते रहना। बहुत जल्दी आपके लिए जो एडवांस का पोर्शन या वोकैब्स का जो सेक्शन है वो सब कुछ मैं लेकर आने वाला हूं, ठीक है। बस मेरे साथ में बने रहना, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आपसे एडवांस टेंस की। आज हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक चीजें तो आपने पढ़ ली, बट एडवांस टेंस में जिससे हमेशा एग्जाम में एरर डिटेक्शन आता है, जिससे हमेशा क्वेश्चन बनेगा, आज उसके ऊपर मैं आपको बात करूंगा। हर चीज को यहाँ पे फॉलो करते जाना, ठीक है। स्टार्ट करूंगा मैं आपके एक बेसिक सा टेंस जहां से हमेशा स्टार्टिंग होती है, जिसको बोला जाता है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। टेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे वहीं से, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ब्लॉक से। अब इंडेफिनिट में वो जो सिंपल सा फॉर्मेशन था हेल्पिंग और वर्ब फॉर्म्स का, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। एडवांस पोर्शन में आपको क्या करना है, ध्यान रखना, ठीक है। एक काम जरूर करना है, यहां से बहुत सारे रूल्स है, दैट्स वाई थोड़ा सा एक कॉपी पेन लेकर बैठना। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको सिस्टमैटिक नोट्स बनाते रखना, वो आपके लाइफ टाइम हमेशा काम आएगा। कभी भी आपको प्रॉब्लम आएगी उसको एक बार रिकॉर्ड कर लेना, आपका हो जाएगा। एग्जाम में जाते टाइम एक बार मेरे नोट्स को पढ़ के चले जाना, किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे रूल्स आपको वहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के ऊपर ध्यान रखना। कहते हैं कि जब भी सेंटेंस में कभी भी अगर आपके पास में बात की जाए कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ की, राइट, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर हैबिचुअल फैक्ट, राइट, या फिर डेली कोई हैबिट्स, या फिर क्रिकेट कमेंट्री की बात करेंगे, क्रिकेट कमेंट्री की बात कर दे यहां से, राइट, या फिर आपका कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है। ध्यान रखना, कोई भी अगर आपके सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, डेली हैबिट्स या क्रिकेट कमेंट्री की कभी भी हम लोग यहां पर बात करेंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस को सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग फ्रेम करेंगे वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम किया जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी सेंटेंसेस कभी भी आपके एग्जाम में अगर आ जाते हैं एरर डिटेक्शन में, वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाएंगे। जैसे कि आपको याद होगा, बचपन से हम लोग ने एक सेंटेंस पढ़ा हुआ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। हमेशा सारे लोग ने पढ़ा होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी जो सूरज है वो पूर्व से उगता है। जरा सोच के देखो ये कैसा सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा हर जगह पे माना जाता है, राइट। तो ऐसे कोई भी सेंटेंसेस होंगे वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि वर्ब में एसईएस लगा दोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माने जाएंगे, ठीक है। या हम लोग बोलते हैं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। व्हाट इज दिस, ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ। हमेशा द अर्थ मूव्स या रिवॉल्व्स, यानी कि वर्ब के साथ एसईएस लगाकर हमेशा यूज किया जाएगा, ठीक। चलो आगे मैंने बोला था हैबिचुअल फैक्ट, यानी कि ऐसी कोई चीज जो किसी के हैबिट में है और फैक्ट है, राइट। जैसे कि मैंने बोल दिया यहां पर
डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी कि जो डॉग्स हैं वो बार्क करते हैं, किस पर बात करते हैं? एट स्ट्रेंजर्स, यानी कि अजनबियों पर। ये कैसा सेंटेंस आपने देखा होगा, किसी भी डॉग को देखोगे वो जब भी किसी के स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी को देखता है वो हमेशा बात करता है, नहीं भौंकता है, राइट? यानी कि एक ऐसा काम है जिसकी हैबिट में है और फैक्ट है, तो कोई भी जो हैबिचुअल फैक्ट होगा वो भी हमेशा आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं आपसे बात करूंगा यार कि डॉग्स बार्क इज करेक्ट और डॉग बार्क्स इज करेक्ट, डॉग्स बार्क या डॉग बार्क्स, कौन सा करेक्ट है इन दोनों में से? राइट? तो जिनको अभी याद होगा ध्यान रखना, बोथ आर करेक्ट। व्हाई बोथ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नाउन क्या है? डॉग्स, तो वर्ब भी कैसी होगी? डॉग आपकी प्लूरल होगी, यानी कि नाउन क्या है? डॉग्स प्लूरल, तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगी। और हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि वर्ब में जब एस हटाएंगे तो वो हमेशा प्लूरल हो जाएगी, यानी कि अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल। और अगर जैसे देखा डॉग यानी कि नाउन कैसी? सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या है? ये सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कैसे बनती है? जब उसमें एस लगाया जाता है, यानी कि नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर, ठीक है? तो अगर डॉग्स होगा तो बार्क को खिलाएंगे, और अगर यहाँ पे डॉग होगा तो हमेशा बार्क्स की बात की जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज थी, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया, ध्यान रखना, ठीक है? खैर, ठीक है, हमारी बात क्या चल रही है कि जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होगा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई भी आपका हैबिचुअल फैक्ट होगा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई हैबिट्स की बात करेंगे यानी कि ऐसा कोई काम जो कि मेरी आदत में है, मैं रोज करता हूं, जैसे मैंने बोल दिया आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूं, राइट? आई गो टू स्कूल डेली, कोई भी ऐसा काम जो कि मैं डेली करूंगा हमेशा सिर्फ और सिर्फ किस में रखा जाएगा? आई गो टू, यानी कि सिंपल वर्ब, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कभी भी अगर आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाएगा आई एम गोइंग टू स्कूल डेली, आई विल गो टू स्कूल डेली, राइट? तो ऐसे कोई भी सेंटेंसेस होंगे वो हमेशा गलत माने जाएंगे। डेली के कोई भी जो काम होंगे वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखे जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और लास्ट मैंने आपसे बात की थी क्रिकेट कमेंट्री। ये बड़ी मजेदार सी चीज है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सारे लोग, बहुत से लोग आप में से क्रिकेट के शौकीन होंगे, ठीक है ना? क्रिकेट मैच आप लोग सुनते हो, देखते हो, उसमें इंग्लिश की कमेंट्रीज होती हैं, समझने की कोशिश करते हो और शायद समझ भी लेते होगे। लेकिन हमने कभी भी गौर नहीं किया कि अगर इंग्लिश में यहाँ पे जो क्रिकेट मैच में जो कमेंट्री हो रही है वो किस टेंस में हो रही है? कभी गौर किया? शायद आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया होगा। नेक्स्ट टाइम कभी उसको सुन के समझने की कोशिश करना। कहते हैं कि क्रिकेट मैच में जो भी कोई कमेंट्री होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। जैसे कि आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि अगर वहां पे खड़ा है विराट और मारता है 6, तो बोला क्या जाएगा? लाइक विराट स्ट्राइक्स द बॉल, गोज टू द बाउंड्री एंड स्कोर्स 6 रन्स फॉर हिज टीम। समझना मैंने क्या बोला? विराट स्ट्राइक्स द बॉल, गोज टू द बाउंड्री एंड स्कोर्स 6 रन्स फॉर हिज टीम। कभी भी वहां पर यूज नहीं होगा कि विराट इज स्ट्राइकिंग द बॉल एंड वेंट टू द बाउंड्री एंड विल स्कोर, नेवर, राइट? हाँ, अगर एट अ टाइम कोई अगर प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करेंगे तो भले ही फ्यूचर लगा दें, कोई पुरानी बात कर दे तो भले ही पास्ट लगा दें, लेकिन जब भी वहां पे हाल प्रेजेंट में जो भी बात की जाएगी अगर आपसे उसमें सेंटेंस में यानी कि क्रिकेट कमेंट्री से रिलेटेड, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाई जाएगी, ठीक है? तो इनमें से कभी भी अगर आपके एग्जाम में, मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करूंगा, शुरू में ही बोला था मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ाऊंगा जो कि हमेशा एग्जाम में आता। इनमें से कोई भी चीज अगर एग्जाम में आएगी तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखी जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको याद रहे कि कैसे सेंटेंस को कंप्लीट करना, ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे देखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही एक ब्लॉक और भी इसमें बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है? कहते हैं कि जब भी हम लोग एरर डिटेक्शन करते हैं, जब भी एग्जाम में आप लोग एरर डिटेक्शन करते हो, उसमें एक बेसिक सा हमेशा सा फॉर्मेट चलता है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं टुडे यानी कि आज की, सो ऑलवेज यूज प्रेजेंट टेंस, whenever we talk about like yesterday so always use past tense, और जब भी बात करते हैं फ्यूचर की तो हमेशा फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है? टुमारो से रिलेटेड। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, कहते हैं कि इफ एनी फ्यूचर प्रोग्राम इज फिक्स्ड, यानी भविष्य में होने वाला कोई भी ऐसा काम हो, कोई भी ऐसी चीज है जो कि फिक्स्ड है, जो कि श्योर है, तो फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर तो रखेंगे ही रखेंगे, बट फ्यूचर में होने वाले किसी भी फिक्स्ड प्रोग्राम को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रख सकते हैं, वो सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है?
जैसे कि मैंने सोचा कि अगले महीने मैं कार खरीदूंगा, अगले महीने मैं कार खरीदूंगा, राइट? तो नॉर्मल सेंटेंस क्या बनेगा? सिंपल सा, अगले महीने यानी कि हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो बेसिक सेंटेंस तो आप लोग क्या बनाओगे? आई विल बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। आई विल बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने में कार खरीदूंगा, ठीक है? ये आपने जहां देखा नेक्स्ट मंथ की बात है, विल लगा है यानी कि फ्यूचर की बात, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे कि अभी आपको मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया था कि आई के साथ बेसिक तो शैल यूज होता, बट विल का यूज किया, यानी कि हमारी बात जो है वो श्योर हो गई कि यानी कि अगले महीने में कार तो खरीदूंगा ही खरीदूंगा। लेकिन जैसे देखा कि फ्यूचर में होने वाला कोई भी काम अगर फिक्स्ड है यानी कि श्योर है, तो ऐसे सेंटेंसेस को यानी कि आई बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, ये सेंटेंस हम लगा सकते, ये सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। अगले महीने मैं कार खरीदता हूं, हर अगले महीने या अगले महीने, तो जब भी आपके नेक्स्ट मंथ की बात होगी तो हमेशा ये सेंटेंस करेक्ट होगा। एंड नॉट ओनली जस्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट बट ऑल्सो इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने मैं कार खरीदने जा रहा हूं। अब यहां पे स्टूडेंट्स गड़बड़ क्या करते हैं, जहां उन्होंने देखा सर बात चल रही है नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने की, अगले महीने की टाइम हो गया फ्यूचर, तो फ्यूचर वाला सेंटेंस है सर, तो वो तो होना चाहिए फ्यूचर टेंस में, और आपने लगा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो ये गलत होगा। ध्यान रखना, ये सेंटेंसेस करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है, बट इसमें अक्सर जो कंफ्यूज हो रहा है, तो ध्यान रखना ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी, राइट? मैंने जैसे बोल दिया कि मान लीजिए कि टाइम चल रहा है आपका अप्रैल और मई का, इस टाइम पे सारे जो स्कूल्स हैं वो क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, और ये स्कूल्स जो है वो रीओपन कब होंगे? जुलाई में, ठीक है? अब अप्रैल में के अकॉर्डिंग जुलाई का टाइम क्या हो गया? एक तरह का फ्यूचर टाइम हो गया। लेकिन जरा सोच के देखो, क्या स्कूल्स का जुलाई में रीओपन होना श्योर है कि नहीं है? तो श्योर है, स्कूल्स है तो जुलाई में तो रीओपन होगा ही होगा, ठीक है? तो कहने के लिए फ्यूचर टाइम है, लेकिन उस सेंटेंस को अगर कोई काम हम लोग श्योर है तो उसको हम लोग लगा सकते हैं लाइक स्कूल्स रीओपन इन जुलाई। ध्यान रखना, स्कूल्स रीओपन यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, भले ही बात वहां पे जुलाई की जा रही, बट अगर कोई बात आपके श्योर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जा सकता, उस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान रखना, ऐसी कोई भी अगर चीज अगर एग्जाम में आ जाती है तो उसको कैसे सॉल्व होगा, सेंटेंस का फॉर्मेशन ध्यान रखना, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे, सारे के स्क्रीनशॉट लेते जाना, लास्ट तक आपको सब कुछ बढ़िया, आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, दिमाग में भी सारी चीज बैठ जाएगी, हर चीज को ध्यान से करते जाना, ठीक है? चलो अब देखोगे यहां पे नेक्स्ट मैं आपसे अगर बात करूंगा तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, डजंट मैटर, राइट? और कंटिन्यूअस की मैंने आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि कंटिन्यूअस में सर जब भी यूज होगा वो वर्ब वहां पर आईएनजी फॉर्म की यूज होती है। आई एम गोइंग, ही इज टीचिंग, ही वाज प्लेइंग, आईएनजी। कंटिन्यूअस यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखना, कहते हैं यहां पे कि बेसिक के बाद जब एडवांस पोर्शन में आते हैं तो कहते हैं कि इंग्लिश में ऐसे बहुत सारी ऐसे वर्ब्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग कभी भी आईएनजी का फॉर्म यूज नहीं करते, और अगर इसके साथ आप आईएनजी का यूज करोगे तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में एक सिंपल सा वर्ड लेकर चलते हैं, हियर, HEAR यूज करते हैं ना, सभी लोग जानते होंगे HER, हियर, और हियर मीन्स क्या होता है? सुनना, राइट? लेकिन अगर मैं बोल दूंगा हियरिंग तो उसका मीन बदल जाएगा, और हियरिंग का मीन्स होता है सुनवाई करना। हियरिंग मीन्स सुनवाई करना, ठीक है ना? ध्यान रखना, हम लोग जैसे कि यूज करते हैं सी मतलब होता है देखना, लेकिन अगर आप लोग यूज कर दोगे सीइंग तो उसका मीन बदल जाएगा, और सीइंग मीन्स होता है लाइक इंतजार करना, ठीक है? हम लोग यूज करते हैं स्मेल, जैसे कि वर्ड आपने सुना होगा, चाहे मैं आपसे सी की बात कर दूं या फिर मैं आपसे स्मेल की बात कर दूं, ठीक है? स्मेल मीन्स होता है किसी चीज को सूंघना एज अ वर्ब, ठीक है? लेकिन अगर यहां पे मैं स्मेलिंग की बात कर दूंगा तो स्मेलिंग का मीन्स होता है सूंघ कर पता लगाना। अब जरा सोचने की बात है, क्या हमारे अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि हम किसी को सूंघ कर उसका पता लगा लें?
कि कौन कहां से गया है या गई हो, सूंघ सूंघ के उसके पीछे पहुंच जाए, राइट। तो हम लोग में तो ऐसी एबिलिटी नहीं होती, लेकिन ऐसी एबिलिटी होती जरूर है। किसमें होती है? डॉग्स में, राइट। तो अगर कोई बोलता था डॉग्स आर स्मेलिंग, तो वो तो ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर कोई कभी यूज कर दे कि आई एम स्मेलिंग, ही इज स्मेलिंग, तो समझ लेना कि किस टाइप का इंसान है, राइट। तो उस टाइप हम लोग लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना कि ये कुछ ऐसे हमारे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते। ये कुछ आपके जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स आपके वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जिसको अनुभूति बोला जाता है, यानी कि अनुभूति होने वाले इस टाइप के, चाहे हेयर हो, सी हो, स्मेल हो, या फिर मैंने फील की बात कर दी, या फिर मैंने आपसे टेस्ट की बात कर दी, इनके साथ में हम लोग कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। ऐसे कुछ वर्ड्स ऑफ आपके अपीयरेंस में भी जाते हैं। ध्यान रखना, अपीयरेंस के फॉर्मेट में जाएंगे तो अपीयरेंस में लिया जाता है, लाइक मैंने बोल दिया, लुक की बात कर दो, सीन की बात कर दो, रिसेंबल की बात कर दो। रिसेंबल मीन्स होता है एक सा दिखना, राइट। तो इस तरह का, या फिर हम लोगों ने अपीयर बोल दिया, इनके साथ में भी कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। वर्ब्स ऑफ अगर मैं इमोशंस की बात करूंगा तो कहते हैं कि इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करते। लाइक मैंने यहाँ पे विश की बात कर दी, मैंने आपके सामने डिजायर की बात कर दी, राइट। या फिर विश हो गया, डिजायर हो गया, या फिर हम लोग किसी को हेट करते हैं, किसी से कोई होप करते हैं, राइट। किसी से कोई लाइक इंटेंट यानी कि इरादे की बात करेंगे, ठीक है ना। किसी को हम लोग डिटेस्ट करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा घृणा करना, नफरत करना। तो इस टाइप के कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं, इनके साथ कभी भी हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ आपके वर्ड्स ऑफ थिंकिंग का भी फॉर्मेशन आता है, जिसके साथ में भी आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। चाहे तो हम लोग यहाँ पे एग्री की बात कर लें, चाहे तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर की बात कर लें, चाहे तो यहाँ पे और भी आपके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका रिमेंबर आ जाता है, रिमेंबर हो गया, रियलाइज हो गया, फॉरगेट हो गया, रिमेंबर, रियलाइज, फॉरगेट, सपोज। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बोलने के पहले जोर जरूर लेना। जैसे कि आपने जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, लुक, ठीक है ना। अब कोई बोलते हैं आई एम लुकिंग, तो वो यहाँ पे आई एम लुकिंग एट यू, यानी कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो आई एम लुकिंग का कोई वर्ड नहीं होता, वो सिंपल लुक की ही बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, कई बार हम लोग ऐसा जरूर बोलते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर माई पैन, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, यानी कि मैं अपने पेन को देख नहीं रहा हूं, मैं अपने पेन को ढूंढ रहा हूं। तो वो लुकिंग फॉर, लुक फॉर, ये सारे आपके फ्रेजल वर्ब में आ जाते हैं। फ्रेजल वर्ब भी मैं आपको समझा दूंगा, परेशान मत होना। तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमेशा लिया जाता। तो ऐसे ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर करोगे तो वो मीन्स बदल जाएगा। जैसे हेयर का हियरिंग तो नहीं कर सकते। जैसे मुझे बोलना है कि मैं आपको सुन रहा हूं, तो आई एम हियरिंग यू, वो वर्ड गलत होगा। लेकिन हाँ, अगर मैं वहां पे ऐसा बोल दूंगा, द जज इज हियरिंग माई केस, द जज इज हियरिंग माई केस, तो जज मेरे केस को क्या सुन रहा है? वो सुन नहीं रहा है, मेरे केस की सुनवाई कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में तो हम लोग वहां पे क्या है, हियरिंग का वर्ड यूज कर सकते हैं। बट आई एम हियरिंग यू, ये वाला वर्ड हमेशा गलत माना जाएगा, राइट। तो ध्यान रखना, ये कुछ आपकी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ हम लोग कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते। एक स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा दिमाग में रखना बोलने से पहले कि कैसे क्या इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आगे जाएंगे। तो कहते हैं कि नेक्स्ट आपको पूरे टेंस नहीं करना है, सिर्फ जो मेन चीज है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक टेंस मिलता है जिसको बोला जाता है परफेक्ट, राइट। और इसमें भी मैं आपसे प्रेजेंट की ही बात करूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट का थोड़ा सा एक फॉर्मेशन है जिसको ध्यान रखना, ठीक है। कहते हैं कि सेंटेंस में आपके कभी भी कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाए। वर्ड्स कौन से? जस्ट, अगर फोकस आ रहा हो तो थोड़ा सा मेरी आवाज को सुनते जाना, क्लियर हो जाएगा। जस्ट, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी और येट। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम लोग जो यूज है वो मैक्सिमम इनका यूज हमेशा परफेक्ट टेंस में ही किया जाएगा। जब भी सेंटेंस में जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, लेटली और येट का यूज किया जाएगा तो इनका मोस्टली यूज हमेशा हम लोग परफेक्ट टेंस में करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपके लिए शायद यहाँ पे एक नया वर्ड होगा जिसको बोलते हैं कि हम लोग लेटली, ठीक है। जिसे भी इस वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम हो तो ध्यान रखना, लेटली का मीन्स होता है हाल ही में, एज सेम टू रिसेंटली।
जो मीनिंग रिसेंटली का होता वही मीनिंग आपके लेटली का भी यहां से लिया जाता है। ठीक है, चलो अब यहां पे देखोगे, अब आपको एक मजेदार चीज यहां पे पढ़नी होगी जिसके बेस पर काफी बार एरर डिटेक्शन लिए गए। यहां पे एक हम लोग ने वर्ड यूज किया है येट। जरा सोचोगे इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है और इसका सेंटेंस में यूज क्या होगा, अप्लाई करने के फॉर्मेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो शायद आपको याद आ रहा होगा कि येट का मीन आई थिंक होता है अब तक, अब तक, अभी तक, कुछ ऐसी बातें कही जाती। ठीक है, और येट के साथ साथ एक और भी वर्ड हम लोग अक्सर यूज करते हैं जिसको बोला जाता है स्टिल, और स्टिल का मीन्स भी लगभग अगर देखोगे तो यही आपको मिलता है। येट मीन्स भी अब तक और स्टिल मीन्स भी अब तक, अभी तक, कुछ ऐसी बात होगी। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी बातें तो बहुत सारी आती है, सर वो काम अभी तक हुआ हो, अभी तक नहीं हुआ हो, ये वो बहुत सारी चीजें, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना होगा। मैं जो आपको डायरेक्ट बताऊंगा उन चीजों पे फोकस कर लेना, उसी के बेस पर आप लोग एरर डिटेक्शन कर पाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। कहते हैं कि अब बहुत इजी वे से मैं आपको लर्न करा दूंगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा। कहते हैं येट एक ऐसा वर्ड है जिसमें देखो सिंपल से आपको लर्न करा दूं, येट जो वर्ड है इसमें लेटर्स कितने हैं, 3। ठीक है ना, तो जब भी आपका सेंटेंस में येट का यूज होना होगा, इसके साथ हमेशा 3 कंडीशंस ही फुलफिल की जाएंगी। 3 लेटर्स हैं और हमेशा 3 कंडीशन फुलफिल होंगी। ठीक है, कौन कौन सी? कहते हैं येट का यूज हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। येट का यूज सिर्फ और सिर्फ आपके परफेक्ट टेंस में किया जाएगा, और येट का यूज सिर्फ और सिर्फ आपके एंड ऑफ द सेंटेंस किया जाएगा। है ना, मजेदार सा सिंपल सी चीज कहने के लिए। आपका देखोगे 3 लेटर है और 3 ही कंडीशन, हमेशा नेगेशन होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए और मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट, राइट, और आपका हमेशा एंड ऑफ द सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि मैंने बोल दिया। अच्छा, ये बात भी आ रही है कि सर इसका हम लोग वैसे यूज क्या करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि लाइक मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको लाइक 2 बजे पे वीडियो प्रोवाइड करूंगा और आप देख रहे हो, या कोई भी सारी चीजें, किसी ने आपको बोला था यार मैं तुम्हारे पास में 2 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक है, और 3 बजे तक वो नहीं आता है, तो आपके पास से शायद एक वर्ड सेंटेंस निकल के आएगा, यार इतना टाइम हो गया वो अभी तक नहीं आया, वो अब तक नहीं आया। तो जो अब तक नहीं का जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं येट, राइट। और सेंटेंस हम लोग क्या बोलेंगे यहां से, he has not come yet। सेंटेंस में क्या बोला जाएगा, he has not come yet। कंडीशंस अप्लाई करो, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है, परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट है, और येट कहां पर, एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ द सेंटेंस होना चाहिए, सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। और जरा भी मैं इधर को उधर घुमा दूंगा तो सेंटेंस गलत। यहां तक कि अगर मैंने हैज की जगह अगर हैड भी कर दिया तो भी ये सेंटेंस आपको गलत हो जाएगा। मैंने बोल दिया ही हैज नॉट येट कम कर दिया तो गलत हो जाएगा। हमेशा एंड ऑफ द सेंटेंस होना चाहिए, नेगेशन होना चाहिए और परफेक्ट सेंटेंस होना चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? चलो अब एक और भी बात आ रही, तो फिर सर अगर इसका ये यूज है तो स्टिल का क्या होगा? ठीक है, स्टिल की कंडीशन जस्ट अपोजिट कर देना। कहते हैं कि सर येट हमेशा नेगेटिव होगा तो स्टिल हमेशा पॉजिटिव होगा। येट हमेशा परफेक्ट होगा तो स्टिल हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में लिया जाएगा। और येट हमेशा एंड ऑफ द सेंटेंस तो स्टिल हमेशा मिड ऑफ द सेंटेंस, राइट। ध्यान रखना, पॉजिटिव सेंटेंस, कंटिन्यूअस टेंस और मिड ऑफ द सेंटेंस। लाइक मैंने बोल दिया शी इज स्टिल वर्किंग here। She is still working here। वह अब तक यहां काम कर रही है, अब तक, अभी तक, मीनिंग भी आ रहा है। नेक्स्ट देखोगे कंटिन्यूअस टेंस है, स्टिल यानी कि मिड ऑफ द सेंटेंस है, और एक पॉजिटिव वे का एक सेंटेंस है, हमेशा यूज किया जाएगा क्या, स्टिल। ठीक है, तो ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन चीजों को ध्यान रखना होगा कि स्टिल का यूज किया जा रहा है या आपके येट का यूज किया जा रहा है। अगर येट है तो वो 3 कंडीशन, स्टिल है तो स्टिल की कंडीशन। ये ऐसी चीजें हैं, देखना इसको ध्यान रखना, ये बुक्स में इजीली हम लोग को नहीं मिल पाती हैं, इसलिए कभी भी अगर एग्जाम में आएगा तो इनको फोकस करना, इसके बेस पर आपके हमेशा एरर डिटेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब आगे बढ़ोगे तो कुछ और मजेदार सी चीजें हैं देखोगे, और ये जो अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूं, मैक्सिमम जो भी आपके टेंस से एरर बनते हैं वो इन्हीं चीजों पे आते हैं। ठीक है,
जो आपका एरर बनेगा टेंस पे, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हमेशा सेंटेंस उसके बेस पे बनेगा। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा आपसे एक बात कह दी, ठीक है, कि यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते। एक सिंपल सी सेंटेंस है क्या, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते। ठीक है ना, या फिर मैंने एक और आपसे बोल दिया कि यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यदि आप मेहनत करोगे तो एग्जाम में सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इस सेंटेंस को अगर मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दूंगा ना, तो शायद आप लोग बिल्कुल इजीली उसको सॉल्व कर लोगे कि यदि हम मेहनत करेंगे, करेंगे ये की बात की जा रही है, फ्यूचर। ठीक है ना, और तो एग्जाम में पास हो जाएंगे, ये भी फ्यूचर। सेंटेंस क्या है कि यदि तुम मेहनत करोगे, इफ यू विल वर्क हार्ड, तो एग्जाम में पास हो जाओगे, यू विल पास इन द एग्जाम। ठीक है, सेंटेंस को ध्यान से समझना कि इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास इन योर एग्जाम। ये सेंटेंस बोलने में समझने में एकदम करेक्ट लग रहा, लेकिन फिर भी आपकी ग्रामेटिकल बेस पर ये गलत हो गया। फ्यूचर की बात थी, हमने फ्यूचर अप्लाई किया, लेकिन फिर भी सेंटेंस वो गलत हो गया। अब वो क्यों गलत हुआ, इसको बनेगा कैसे, इसके बेस पर बहुत सारे आएंगे। आई नो कि एग्जाम में आपके ये वाला सेंटेंस नहीं आता कि मेहनत करोगे कि क्या होगा। मैं आपको एग्जाम में आने वाला सेंटेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे कॉन्सेप्ट। राइट, कि आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना होगा कि ऐसी बहुत सारी कंडीशन से कोई भी कंडीशन अगर आएंगी तो उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस मैंने क्या बोला था, यदि तुम मेरे पास आओगे, या फिर चलो आओगे वाला भी छोड़ो, उससे पहले पास्ट की बात करें। ठीक है, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते। यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया होता। मेरे सेंटेंसेस को बहुत गौर से करना। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मेट क्या होता, सबसे पहले यदि यानी कि इफ लगेगा, और उसके बाद का सेंटेंस हमेशा आपका इफ लगेगा, और उसके बाद का सेंटेंस जो भी होगा वो लगेगा हैड। हैड यानी कि क्या, पास्ट परफेक्ट। और उसके बाद का सेंटेंस जो भी आगे लगेगा, जो दूसरा सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमेशा वुड हैव। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा फॉर्मेट है। आप लोग कभी टेंस की एक्सरसाइज किसी भी कहीं से भी सॉल्व करके देखना, या कोई भी आप लोग एग्जाम वगैरह को उठाकर देखना, उसमें एक ना एक एरर डिटेक्शन ऐसा जरूर मिल जाता। आपको इफ लगेगा, इफ के साथ अगर कहीं पर भी हैड आ गया तो आगे वाला सेंटेंस हमेशा आपका वुड हैव से फॉलो किया जाएगा। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस बोल दिया कि यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते। ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया कि यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया होता। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा, इफ यू हैड come to me I would have taught you। सेंटेंस क्या बनाया, इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट यू। ध्यान रखना इफ के साथ में हैड, और हैड है तो मैं आपको बेसिक पढ़ा चुका हूं, सभी को समझ में आ रहा होगा। हैड है तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म यही होता है। इफ यू हैड कम टू मी आई, और दूसरे वाले में क्या लगेगा, वुड हैव, और वुड हैव के साथ में भी वर्ब जो लगेगा वो क्या लगता है हमेशा थर्ड फॉर्म की, तो उसमें आ जाएगा थर्ड फॉर्म क्या आपका, टॉट यू। इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट यू, यानी कि यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया होता। राइट, तो स्टेप का कोई भी सेंटेंस बनेगा ध्यान रखना कैसे बनाओगे। ठीक है, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते, तो मैं क्या बनाऊंगा, इफ यू हैड, और आगे बनाऊंगा वर्कड हार्ड। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। राइट, तो इस तरह के सेंटेंस है, ये बहुत कॉमन है आपके एग्जाम में, कई बार ऐसी चीजें देखने मिलती है। अब जब एग्जाम में आएगा तो वो यहां पे पूरा सेम रखकर हैड की जगह चेंज कर देते हैं हैव। तो हमें ध्यान रखना होगा कि अगर सर वहां पे इफ का यूज हुआ और आगे वुड हैव है तो ये होना हो ये हैव नहीं, ये हमेशा हैड का यूज करना होगा। हैड अगर आपको मिल रहा है तो कई बार देखा गया यहां पे उन्होंने शुड हैव का भी एग्जामिनर ने यूज किया, तो ध्यान रखना ये कभी शुड हैव नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहां पे ये वुड हैव का यूज करेंगे। और लास्ट कई बार एरर यहां पर आपको हैज का यूज देखा गया, तो ध्यान रखना
ना ही तो वुड हैज होता है, ना ही वुड हैड होता। इनके साथ में जो वर्ड लगता है वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर हैव की बात हमेशा की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक पास्ट के बेस पर यहां पे सेंटेंसेस बनते हैं जो कि बहुत कॉमन है। इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस कुछ भी आएगा, आपने देखा एक सेंटेंस में इफ लगा है, आगे जाके हैड लगा, तो आगे जाके ये वुड हैव से फॉलो होगा। बस इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना, कभी भी ये सेंटेंस में गलत नहीं होगा। ठीक है, इस सेंटेंस को लिख लो, थोड़ा सा इसके ऊपर दिमाग में रखना, और कभी भी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारे ये वाला फॉर्मेट। तो इसी के साथ में आगे बोला जाता है, जैसे कि मैंने आपसे फ्यूचर में बात कर रहा था, और फ्यूचर में मैंने आपसे क्या बोला था कि यदि तुम मेरे पास आओगे, आओगे यानी फ्यूचर की बात, तो वो दोनों बात फ्यूचर में कर रहे थे। तो यहां पे सेंटेंस क्या बनेगा, देखोगे जब भी एक सेंटेंस में दो फ्यूचर की बात की जाएंगी, तो फर्स्ट वाला जिसमें की कंडीशन है इफ, वो हमेशा बनाया जाएगा आपका प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आगे वाला जो आपका पार्ट बनेगा वो लगेगा आपका सिंपल फ्यूचर में। ये वाला इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल बनेगा और आगे वाला हमेशा सिंपल फ्यूचर की बात की जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी होगा तो ध्यान रखना, इसको कैसे हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, मैंने बोल दिया कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्या बनेगा, इफ यू come to me, if you come to me, if you come to me, यानी कि सेंटेंस इफ के साथ में कम यानी कि सिंपल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट, और अगला वाला जो बनेगा वो हमेशा फ्यूचर, तो यानी क्या बनेगा, आई विल टीच यू, इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू। तो ध्यान रखना बस इतनी छोटी सी चीज कि जहां पे भी अगर आपके साथ में इफ आएगा यानी कि कंडीशन लगेगी, तो हमेशा वो आपका जाएगा किसमें, प्रेजेंट सिंपल में, और जो आगे वाला बनेगा वो हमेशा आपका फ्यूचर में बात की जाएगी। ये बहुत बेसिक सी चीज है, आपको देखने में शायद बहुत इजी सी और सिंपल सी लग रही होगी, बट ध्यान रखना मोस्टली एग्जाम में इसका यूज होता है। बस इतना ध्यान लेके चलना, कोई भी सेंटेंस में इफ यूज हो जाएगा तो वो कैसे आपको यूज करना होगा। अच्छा, कंडीशंस किस किस से लगेंगी, तो एक तो लगता है इफ से, और एक कंडीशन आपकी यूज होती है अनलेस के थ्रू। कंडीशन आपकी एक अनलेस के थ्रू भी यूज होती है, ध्यान रखना। और अनलेस का मीनिंग क्या होता, यदि नहीं, यदि नहीं, यदि नहीं, सेंटेंस क्या, यदि मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, यदि मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। एक सेंटेंस दो फ्यूचर की बात है जिसमें कंडीशन यानी कि अनलेस यू, अनलेस कंडीशन लगी तो प्रेजेंट सिंपल, अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी यदि मेहनत नहीं करोगे यू विल फेल, तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। जिसमें कंडीशन है वो हमेशा सिंपल, और जो दूसरा वाला वो हमेशा फ्यूचर सिंपल। ठीक है, अच्छा देखना एक चीज और, कई बार स्टूडेंट्स गड़बड़ क्या कर देते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग क्या आ रहा है कि यदि मेहनत नहीं करोगे, तो काफी बार स्टूडेंट्स लिख देते हैं अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो ध्यान रखना ये हमेशा गलत होगा, क्योंकि अनलेस का यार खुद से ही मीनिंग क्या है, यदि नहीं, और जब अनलेस का खुद से मीनिंग है यदि नहीं, तो इसके साथ में हमें डू नॉट लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कभी भी आएगा तो ध्यान रखना अनलेस के साथ में कभी भी ये आपका इन सब के वर्ड्स का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान रखते जाना हर चीज को, कॉपी में नोट जरूर करते जाना, अपनी नोट्स बनाते जाना, बहुत अच्छे आपके नोट्स बन जाएंगे। जो ओवरऑल जो बुक्स में आपका जो निकल के आता है पूरा समरी जो आपका अगर बोला जाएगा, तो वो आपको मैं यहाँ पे कंप्लीट कराई दे रहा हूं। इसके बाद आपको ना तो किसी नोट्स से पढ़ने की जरूरत है ना बुक्स की जरूरत है, आपकी सारा चीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक तो अनलेस, अब बताएं अनलेस के साथ साथ शायद आपका भी माइंड कहीं ना कहीं कनेक्ट किया होगा कि सर कई बार हम लोग को एग्जाम में अंटिल का भी वर्ड लिखा मिल जाता है। एक होता है अंटिल और कई बार लिखा मिल जाता है टिल, एक होता है टिल और एक होता है अंटिल, इनका डिफरेंस क्या होता है ध्यान रखना। ठीक है, जिसको मालूम है अच्छी बात है, या आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखो ऐसे बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें निकल के आती, ठीक है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान रखना। ठीक है, कहते हैं नॉर्मल हिंदी में जाओगे तो टिल का सिर्फ और सिर्फ मीन होता है तक, जबकि अंटिल का मीन्स लिया जाता है जब तक।
टिल का मीन्स क्या होगा? तक। जबकि अनटिल का मीन्स क्या होता है? जब तक। हमेशा ऐसी बात होगी। लेकिन ये भी बात है सर, यहां तो समझने के लिए ठीक है, तक ले लिया, जब तक ले लिया, पर जब एग्जाम में आता तब ये तक तक जब तक सर तक 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 ऐसे हो जाता है, एग्जाम में कुछ भी हमारे काम नहीं आ पाता। ठीक है, तो हिंदी फॉर्मेशन ही एग्जाम में किस पे ध्यान रखना होगा देखोगे। कहते हैं कि टिल के साथ हमेशा टाइम बाउंडेशन की बात की जाएगी, जबकि until हैज नो टाइम बाउंडेशन। until के साथ में कोई भी टाइम बाउंडेशन की बात नहीं की जाती है। ध्यान रखना, until के साथ में कोई भी टाइम बाउंडेशन की बात नहीं की जाएगी। लाइक मैंने बोल दिया कि मैं आपका इंतजार करूंगा 7 बजे तक। 7 बजे तक एक टाइम ड्यूरेशन है, आ जाओगे तो अच्छी बात है, वरना नहीं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई शैल वेट फॉर यू, और क्या है? 7 बजे तक। तो मैं ये अप्लाई करूंगा टिल 7 PM, राइट? आई शैल वेट फॉर यू टिल 7 PM। और वही अगर मैं बात कर दूंगा कि मैं आपका इंतजार करूंगा जब तक आप नहीं आ जाओगे, जब तक, राइट? कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा? आई शैल वेट फॉर यू, आगे बनेगा until you, राइट? बस इतनी छोटी सी चीजों को ध्यान रखना। बात अगर टिल की करेंगे यानी कि टाइम ड्यूरेशन होगा तब, तो हमेशा टाइम ड्यूरेशन होगा, टाइम बाउंडेशन एक कहीं होगी फिक्स टाइम, तो हमेशा टिल, और अगर टाइम बाउंडेशन नहीं होगी तो हमेशा until को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, एक छोटी सी बात है, इसके बेस पर आपका काफी सारे बार एग्जाम में कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। ठीक है, चलो एक और आपको एक सिंपल सी एक छोटी सी एक वर्ड्स का एक फॉर्मेशन बता दूं, ध्यान रखना। आप लोग देखा होगा हम लोग एक सिंपल सा वर्ड इंग्लिश में लेके चलते हैं दूसरा। जैसे हम लोग कई बार, जैसे अगर लैंग्वेज में जाओगे तो आपको लिखा मिल जाता है कि फर्स्ट पार्ट इसमें रहेगा एंड द अनदर पार्ट यानी कि दूसरा पार्ट, है ना? वर्ड यूज होता है अनदर, जिसका मीन क्या लिया जाता है? दूसरा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि काफी बार एक और भी वर्ड मिलता है जिसको बोलते हैं अदर, और इसका मीन्स भी होता है दूसरा। बहुत सिंपल सी चीज है, अदर मीन्स भी दूसरा और अनदर मीन्स भी दूसरा। ठीक है ना? डिफरेंस क्या है इनमें अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? क्योंकि ऐसे तो सर वो इसको छोड़ के दूसरा, इसके अलावा दूसरा, वो इतने में से दूसरा, ये बहुत सारी हमारी मनगढ़ंत बातें निकल के आती हैं। ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखना, जिसको मालूम है अच्छी बात है, नहीं है ध्यान से इसको ध्यान समझिए। ठीक है, देखो, और मैं जब बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा तो एक बार में क्लियर हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार समझोगे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक है अनदर और एक है अदर। गौर करो, क्या ये जो अनदर लिखा है, क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि एन प्लस अदर, राइट? और ये भी अदर, ये भी अदर। यार इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, यानी इस वर्ड का जो पूरा जो डिफरेंस है वो कौन लिए हुए है? एन। और बचपन से हम लोग ने पढ़ा हुआ है आर्टिकल्स जैसे की बात करूंगा तो आर्टिकल एन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन? बोलते ना एन एप्पल, मतलब कितने एप्पल? एक एप्पल। क्योंकि वो खुद कह रहा है अनदर, अनदर, समझ के देखो, अनदर एंड अदर, अनदर एंड अदर, मतलब जो अदर चीज है अगर वो एन यानी कि एक है तो हमेशा अनदर, और एक से ज्यादा है तो हमेशा अदर। यानी इन शॉर्ट कह सकते हैं कि अनदर फॉर सिंगल और अनदर अदर फॉर प्लूरल। अब आप किसी में भी जाओगे कुछ भी होगा, कहीं पे मैंने लिख दिया कि अनदर स्टूडेंट्स, अनदर स्टूडेंट्स, तो अगर स्टूडेंट्स हैं इट शुड नेवर बी अनदर, इट शुड बी अदर। और अगर मैंने बोल दिया कि अदर स्टूडेंट, अदर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कभी अदर नहीं, अनदर स्टूडेंट, राइट? आई थिंक बात समझ आ गई होगी आपको। तो बस ये हमारे कुछ एडवांस टेंस का फॉर्मेशन है, इस टेंस को हमेशा ध्यान रखना जो भी है। कंटिन्यू चैनल को लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, शेयर करते जाओ। बहुत सारी चीजें यार, अभी तो स्टार्टिंग, अभी मुझे एडवांस पोर्शन जो मैं आपके स्टार्ट करूंगा, चाहे तो वो रीअरेंजमेंट के हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा। और ये छोटे छोटे से इतने मजेदार चीजें हैं, आप लोग जब भी आओगे कुछ ना कुछ, मेरी गारंटी, आप लोग कुछ ना कुछ आपको नया जरूर सिखाऊंगा, राइट? और एक बार सिखा दूंगा हमेशा, और सिखाऊंगा वही जो कि एग्जाम में आता है।
क्योंकि ऐसी इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हजारों चीजें हमें देखने समझने के लिए मिलती है, ठीक है। लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा वो चीज है जो कि हमेशा एग्जाम में है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलूंगा मैं, ठीक है ना। आप मुझे मिलोगे कंटिन्यू यहाँ पे, और जो भी मैं करा रहा हूँ हर चीज को सीखते जाओ, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।